हेलो दोस्तों, मैं हूं सदुल्ला वासिद। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963। 1963 यानी 1963 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया। इस एक्ट को लाने का एक ही मकसद था कि जैसे कंटेक्ट लॉ में कोई ब्रीच हो जाता था, तो कंटेक्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो तो अपना जो है नुकसान ही होता था, जो रेमेडी मिल जाती थी। लेकिन कभी-कभी क्या होता था कि जब उस प्लेंटिफ को जब नुकसान हो जाता था या उसको जो है नुकसान होने की दशा में उस कंटेंट को वो कोर्ट में खड़ा होकर ये कह सकता है कि सर, मुझे जो है रेमेडी मिल गई, मेरा नुकसान जो हुआ था वो मिल गया, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म किया जाए, आगे उसको परफॉर्म किया जाए। परफॉर्म करने का मतलब कि जैसे कोई ज़मीन है वो बिक्री होने वाली थी, नहीं हुई, या किसी वजह से उसको जो है फंसा दिया गया, उसको नुकसान हो गया, तो नुकसान जो है आपको दिलाएगी कोर्ट। लेकिन अगर यदि आप चाहें उस जो है कंटेंट को, जैसे हमने बताया अभी जैसे हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे निगेटिव निगेटिव एग्रीमेंट के बारे में, कि जो है निगेटिव एग्रीमेंट में जब वो कोई कोई व्यक्ति है 12 साल 12 महीने के लिए जो है कांटेक्ट किया, 5-6 महीने गया, फिर उसके बाद छोड़ दिया, तो इस पर जो है जो इंजेक्शन में बी परफॉर्म इन निगेटिव एग्रीमेंट, जो जैसे 1 साल के लिए कोई जो है ठेका लिया, वो 5-6 महीने किया, फिर उसके बाद 6-7 महीने के बाद जो है वो करना जो है छोड़ दे, अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करा रहा है, तो प्लेंटिफ जाएगा कोर्ट में और उसको जो है रेमेडी तो मिल जाएगा। लेकिन ये स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंतर्गत उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है परफॉर्म भी करवा सकता है कि सर, मेरा तो नुकसान तो मुझे मिल गया, लेकिन मेरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाना चाहिए। इसी परफॉर्म करने के लिए जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 में लाया गया, ताकि जो है उस कंटेंट को दोबारा वो जो ब्रीच हो गया है उसको कंटेंट को परफॉर्म किया जा सके। कंटेंट को परफॉर्म कब किया जाएगा, इसकी सिचुएशन दी गई है। कोर्ट हमेशा रीजनेबल काज देखती है। कोर्ट हमेशा रीजनेबल काज के अकॉर्डिंग जो है अपने कंटेंट को जो उसके सामने जो रखा गया है इन द आई ऑफ द लॉ, अगर इस स्टेप बाय स्टेप हम समझने का प्रयास करेंगे, कब कोर्ट जो है उस कंटेंट को परफॉर्म करने के लिए इंजेक्शन आर्डर जारी करेगी या मैंडेटरी आर्डर। हेलो दोस्तों, मैं सदुल्ला वासिद। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन 38। इसमें जो है परपेचुअल इंजेक्शन की बात की जाती है। परपेचुअल इंजेक्शन वह होता है कि जैसे एक कोर्ट जो देखती है कोई नुकसानदायी हो, क्राइम हो रहा है या नुकसानदायी हो रहा है, तो उसको कोर्ट जो है परपेचुअल इंजेक्शन लगा सकती है। तो बस वो कोर्ट जो है डिफेंडेंट और प्लेंटिफ दोनों की बातों को सुनकर जो है परपेचुअल इंजेक्शन लगा सकती है। जैसे परपेचुअल इंजेक्शन वह होता है कि जैसे कोई प्रॉपर्टी है, उस पर हम कोई कब्जा करना चाहता है, उसकी पुरानी प्रॉपर्टी है, कोई बीच में से रास्ता बना दिया है, लोग आ जा रहे हैं, तो वो जो है अगर वो इस बात को साबित कर देता है कि ये हमारी प्रॉपर्टी है, तो कोर्ट जो है इंजेक्शन लगा देगा, जिसे हम परपेचुअल इंजेक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरी स्थिति इसमें आती है कि जैसे कोई फैक्ट्री हो, रेजिडेंट जैसे प्रवासी जो आवास वाला एरिया, उसमें जो है फैक्ट्री ऐसी लगाई गई कि उससे जो है हजारटीएस हो, ब्रीथ सांस लेने में कोई दिक्कत हो या हेल्थ पे बुरा प्रभाव पड़े, तो इस तरीके से जो है कोर्ट जो है 38 इंजेक्शन 38 सेक्शन 38 के अंतर्गत जो है इंजेक्शन लगा सकती है। तो इसमें जो है दोनों पार्टियों को देखते हुए फिर जो है कोर्ट डिसाइड करती है। फिर उसके बाद आते हैं 39 में। सेक्शन 39 में आते हैं तो दोस्तों हमें मिलता है मैंडेटरी इंजेक्शन। 39 में
जो है मैंडेटरी इंजेक्शन होता है। मैंडेटरी इंजेक्शन ये होता है जैसे हमारे घर में कोई पेड़ है और उसकी ब्रांचेज जो है नेबरर के घर में जा रही है, तो नेबरर जो है उस ब्रांचेज को कोर्ट से ऑर्डर करा के हमारी ब्रांचेज को कटवा सकता है। ये एक तरीके का न्यूसेंस भी हो सकता है, न्यूसेंस का भी क्लेम कर सकता है। जैसे कोई बुक किसी ने लिख दी है और उसको जो पब्लिश करवा ले रहा है कोई दूसरा, या हमने कोई नावल लिख दी है तो उसको कोई दूसरा पब्लिश करवा दे रहा है। तो इस चीज़ों को जो है कोर्ट जो है रीजनेबल कास्ट देखते हुए उसको जो है मैंडेटरी इंजेक्शन लगा सकती है। जैसे कोई रेजिडेंशियल एरिया होता है, उसमें फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में कोई जो है ऐसा कार्य होता है, जैसे ऐसा केमिकल यूज होता है, जैसे हेल्थ के लिए, वेलफेयर ऑफ द पब्लिक के लिए कोई जो है नुकसानदायी साबित होती है, तो वो चीज़ें जो है कोर्ट जो है रोक लगा देती है। फिर इसके बाद दोस्तों आते हैं सेक्शन 40 यानी कि 40 धारा 40 में होता है कि वैदेश स्थान पर उसके अतिरिक्त नुकसानी कोई जो है एडिशनल जो नुकसानी हो जाती है उसके जो फैक्ट्री है या उसको जो है कोर्ट जो है जब देखती है कि रीजनेबल काज हमें हमेशा देखती है। जैसे कोर्ट ये देखेगी कि जो है वास्तव में इसको नुकसानी अगर लीगल इंजरी हुई है तभी जो है कोर्ट जो है अतिरिक्त जो है नुकसानी देती है। फिर उसके बाद आते हैं यह 40 सेक्शन 40 में 41 में सॉरी सेक्शन 41 में जो है व्हेन कोर्ट इंजेक्शन वेयर रिफ्यूज इंजेक्शन वेयर रिफ्यूज कब इंजेक्शन जो है रिफ्यूज कर दिया जाता है कि जैसे कोई जो है पब्लिक प्रॉपर्टी है उस पर जो है कोई रोड बनाया जा रहा है या वो है अगर वो कोर्ट तो पहले से जो है डिसाइड कर देती है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जैसे 6 लाइन है 4 लाइन है और 8 लाइन है उसको हम बनवाने के लिए जब जाते हैं गवर्नमेंट जाती है तो उसमें कोई भी पब्लिक जो इंडिविजुअल पर्सन उसको रोक नहीं सकता है क्योंकि वो जो है राइट टू प्रॉपर्टी जो हम लोगों का आर्टिकल में था उसको जो रिपील कर दिया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी इसलिए रिपील किया गया कि पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है ये चीज़ 6 लाइन है 4 लाइन है जैसे पिछली वीडियो में हमने जो बना रहे थे क्या कौन वीडियो थी यूडीएचआर की जो पिछली वीडियो में आप देख रहे थे 6 लाइन थी। तो 6 लाइन के ये भी ये कोर्ट जो है उनको ऑर्डर देती है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट है इसको हम रोक नहीं सकते हैं, ये जो है इंजेक्शन जो है रिफ्यूज किया जा सकता है। फिर इसके बाद ऑप्शन नंबर बी में आते हैं। तो जैसे कोई जो व्यक्ति है अगर वो कोर्ट जाना चाहता है तो कोर्ट से जाने में कोई रुकावट कोई पैदा कर रहा है तो उसको कोर्ट जाने से कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो उसको ऐसा लग रहा है कि रीजनेबल काज है तो वो कोर्ट में उसकी सुनवाई कर सकती है। जैसे लेजिस्लेटिव बॉडी होती है जब कोई डीएम जो है वही जो एक डीएम है डीएम साहब जैसे सुनवाई कर रहे हैं रेवेन्यू की देख रेख कर रहे हैं तो वो डीएम कहलाएंगे। और जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को देख रेख कर रहे हैं तो वही जो है लेजिस्लेटिव बॉडी जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं उन्हें, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहते हैं। जैसे वो वही जो है लेजिस्लेटिव बॉडी जो है किसी सिविल न्यायालय की देख रेख कर रही है तो उस लेजिस्लेटिव बॉडी को जो है डिस्ट्रिक्ट जज कहेंगे। कोई व्यक्ति जैसे नामजद मुकदमा करना चाहता है तो वो जो है उसका एक राइट होता है, उसमें किसी को रोका नहीं जा सकता है और नामजद मुकदमा कर सकता है। फिर उसके बाद जो आता है कि इस बेस पर भी कोर्ट रिफ्यूज नहीं कर सकती है। जैसे कोई सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो जाए तो जैसे एक्ट ऑफ गॉड की तरह हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि घाघरा नदी के किनारे कोई घर है और वो व्यक्ति खरीदना चाहता है तो उसको जो है कांटेक्ट कर लिया। अब घाघरा नदी में जो है कट के बह गया, जो एरिया था वो कट के बह गया या घाघरा नदी में चला गया तो उस पे प्लेंटिफ जो है कोई मुकदमा नहीं कर सकता है कि जैसे जब सब्जेक्ट मैटर ही खत्म हो गया तो हमारा ये राइट नहीं बनता है कि हम उनको जो है कोई क्लेम करें। ये जब सब्जेक्ट मैटर खत्म हो जाता है तो इस चीज़ को हम जो है कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं।
इसी सेक्शन 41 में जब कोई जो है एक्ट हो रहा है, जैसे हमारे घर के सामने कोई जो है चबूतरा बना लिया, या किसी के घर के सामने जो है गाड़ी पार्किंग करवा लिया, या उसी के घर के सामने जो खिड़की खोल लिया, या उसी के को है जो घर के सामने जो है समरसेबुल करवा लिया, या वो गाड़ी पार्किंग करा, या उठना बैठना है, तो ये इस बात का ये सबूत है कि आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है तो कोर्ट जो है पिछले रिकॉर्ड देखेगी कि आपका जो है जमीन पर कोई जो है कब्जा कर रहा है, या उसको जो है चबूतरा बनवा लिया है, या उसको जो समरसेबुल गड़वा लिया है, तो इसमें कोर्ट जो है ये देखेगी कि आप इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सब्जेक्ट मैटर इसमें खत्म हो जाता है। इंजेक्शन आर्डर जो है रिफ्यूज कर दिया जाता है। या कोई क्राइम होता है, तो क्राइम होता है, या इस एक्ट से हटकर, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट से हटकर कहीं पे सीआरपीसी में आपको फायदा मिलता है, या सीआरपीसी में आप क्लेम करते हैं, या आईपीसी जो हम लोगों की है उसमें आप क्लेम कर सकते हैं, तो ये जो इंजेक्शन आर्डर जो है रिफ्यूज कर दिया जाएगा कि आप जाइए उस एक्ट में जो है अपने बातों को रख के अपनी बातों को मनवा सकते हैं। जैसे कोई, जैसा कि दोस्तों हमने यहाँ पढ़ा, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कोई चीज़ जब की जाती है तो वो कोर्ट जो से ऑर्डर लेकर की जाती है। जैसे 6 लाइन हो, 8 लाइन हो, 4 लाइन हो, बिजली का कनेक्शन जो रोड पे जा रहा है, या पानी जल निगम वाला जा रहा है, तो वो एक्ट के अकॉर्डिंग ही कोई काम करते हैं। उस पे जो है इंजेक्शन जो सेक्शन 41 लागू नहीं होता है। और उसके बाद जो है कोई हैवी केबल हो, या हैवी प्रोजेक्ट हो, जैसे हमने बताया कि जो है जो 6 लाइन बन रही है, तो उस पर इंजेक्शन आर्डर नहीं लिया जा सकता है। ये कोर्ट जो है रिफ्यूज कर देगी। और सेक्शन 41 में एक बात ये भी आती है कि जैसे कोई जो है प्लेंटिफ है, उसके कोई दिक्कत होती है, तो प्लेंटिफ जो है उसको ध्यान ही नहीं दे रहा है कि इस चीज़ को रोका जाए, उसका जो है इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाए। तो कोर्ट जो है जब इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो इंजेक्शन आर्डर जो है लागू नहीं हो पाएगा। अब आते हैं दोस्तों सेक्शन 42 ये कहता है इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। इंजेक्शन टू परफॉर्म नेगेटिव एग्रीमेंट। नेगेटिव एग्रीमेंट जैसे कोई जो है कहीं पे पढ़ाने के लिए, या कहीं पे कोई कार्य करने के लिए 1-2 महीना गया, 3 महीना गया, 4 महीना, 5-6 महीना गया, 6 महीने के बाद जो 7वें महीने से कहीं पे दूसरी जगह कांटेक्ट कर लिया, लेकिन हमारा जो कांटेक्ट हुआ था वो 12 महीने का था। अब ये जो 5 महीने का जो है हम आई अब्दुल्ला के अकॉर्डिंग देखेंगे, तो ये इसी को निगेटिव एग्रीमेंट कहेंगे। निगेटिव एग्रीमेंट की दशा में जो है कोर्ट जो है इंजेक्शन आर्डर लगा सकती है, जो है उन नेगेटिव एग्रीमेंट को जो है खत्म कर सकती है। जब ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है